हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सूर्य ताप के बारे में, यानी इंसोलेशन के विषय में। कल के वीडियो में हमने जाना था वायुमंडल और वायुमंडल के आंतरिक संरचना के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें जो है बहुत ही डीपली एक्सप्लेन की गई है। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं और यह ऊर्जा जो है वो लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य के प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी जो ऊष्मा है वो प्राप्त होती है। धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा में उष्ण कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर की भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक जो सूर्य ताप है वो उपोष्ण कटिबंधीय स्थलों पर होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन जो है वो बहुत ही कम पाया जाता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है। साथ ही एक छोटा सा नोट दिया गया है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की जो समतल कक्षा है उस पे 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्य ताप की मात्रा के बीच अनुपात जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एल्बिडो। सौर विकिरण का यह एक परावर्तन लघु तरंगों में ही पाया जाता है। हिमाच्छादित भूपृष्ठ में उच्चतम एल्बिडो होता है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परिवर्तित तथा धूल कणों से प्रकीर्णित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्य ताप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है और इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम नहीं आता। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण जो होता है वो परावर्तन होता है, ना कि अवशोषण होता। पृथ्वी सौर्य विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग और वायुमंडल सौर्य ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है। वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है, तो जान लेते हैं कि उनके रीजंस क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट रीजन है चालन यानी कंडक्शन। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। ऊष्मा का यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान जो है वो सेम डिग्री का नहीं हो जाता। वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः चालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। वायुमंडल की निचली परतों में गर्म करने में चालन जो है यानी कंडक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है संवहन यानी कन्वेक्शन। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल में लंबवत तपन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कन्वेक्शन कहलाती है यानी संवहन। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण तथा संचालन से गर्म होती है तो उसकी वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम होता है। घनत्व कम होने से वह हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार वह वायु की निचली परतों की ऊष्मा को ऊपर ले जाती है। ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर बाद वह भी गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता रहता है। वायुमंडल गर्म होने में यह जो है मुख्य रोल अदा करते हैं। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया गया है। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल गैसीय तथा तरल पदार्थों में होता है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच का जो बंधन होता है वो कमजोर होता है और यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है। नेक्स्ट रीजन है विकिरण यानी रेडिएशन। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरण दिया
सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल का गर्म होना। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की जो सरफेस है उसको गर्म रखता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बनाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसके द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, ना कि सीधे सूर्य ताप से। ठीक है। नेक्स्ट है अभिवहन यानी एडवेक्शन। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? अभिवहन यानी एडवेक्शन। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है और मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताओं केवल अभिवहन के कारण होती है। गर्म वायु राशियां जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है और इससे ऊष्मा का जो संचार है वो निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक का भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्ण कटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती हैं। एक छोटा सा नोट फिर आया है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः जो है उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली जो स्थानीय पवन होती है उसको क्या बोलते हैं? लू। और वो किसका परिवहन मतलब परिणाम होता है, रिजल्ट होता है एडवेक्शन का। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तापमान यानी टेम्परेचर। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य तप की अनोन्य क्रिया जो होती है उसके द्वारा जनित ऊष्मा को तापमान के रूप में मापा जाता है। जहां ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाता है, वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने की डिग्री में मापा जाता है। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान जो होता है वो निम्नलिखित कारकों द्वारा इफेक्टिव होता है। कौन कौन से रीजंस हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट रीजन है उस स्थान का अक्षांश रेखा। सेकंड है समुद्र तल से उस स्थान की मतलब उत्तुंगता। थर्ड रीजन है समुद्र से उसकी दूरी। फोर्थ है वायु संहति का परिसंचरण। फिफ्थ है कोशन तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति। और सिक्स्थ एंड लास्ट रीजन है स्थानीय कारक। अब जानते हैं कि तापमान का वितरण कैसे होता है, तो उन पॉइंट्स पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तापमान का वितरण। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण जो है वो सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है और ये वे रेखा होती है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। विषुवत रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जाता है जो कि लगभग कितना है 60 डिग्री सेल्सियस। इसका मुख्य कारण है महाद्वीपीयता। ठीक है, यानी कॉन्टिनेंटली। सबसे कम जो है 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर 20 डिग्री दक्षिण में व 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाया जाता है। समताप रेखा वह कल्पित रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समताप रेखाओं वह तापमान के वितरण के निम्न लक्षण है। कौन कौन से हैं वो लक्षण हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है समताप रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर खींची जाती है और इसका कारण यह है कि यह एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्य तप प्राप्त करती है और जो तापमान होता है वो लगभग एक ही जैसा होता है। जल और स्थान पर तापमान भिन्न होते हैं, अतः तटों पर समताप रेखाएं जो होती हैं वो अकस्मात मुड़ जाती हैं। थर्ड रीजन जो है वो है दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है, वहां पर तापमान संबंधी विशेषता जो विषमताएं होती हैं कम पाई जाती हैं। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग जो है वो कम है, लेकिन वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं जो है वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ कम आते हैं और उनकी पूर्व पश्चिम दिशा जो होती है वो अधिक क्लियर होती है।
फोर्थ है समताप रेखाओं के बीच की दूरी की ताप प्रवणता, यानी तापमान के बदलने की दर। इसका अनुमान लगाया जा सकता है, और यदि समताप रेखाएं एक दूसरे से निकट होती हैं तो वह ताप प्रवणता जो होती है अधिक होती है। इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे से दूर होती है और ताप प्रवणता कम होती है। फिफ्थ है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होना। अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं जो होती हैं वो उष्णकटिबंधीय में होती है, और ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही लो होता है, वहां पर कम मूल्य की समताप रेखाएं अवेलेबल होती हैं। संसार की अधिकांश क्षेत्रों के लिए जनवरी एवं जुलाई के महीने में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है, और यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुधा इन्हीं 2 महीनों को चूज किया जाता है। तापांतर यानी रेंज ऑफ टेम्परेचर, अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को मतलब तापांतर कहते हैं, और यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। फर्स्ट दैनिक तापांतर और सेकंड होता है वार्षिक तापांतर। पहले जान लेते हैं दैनिक तापांतर क्या होता है। किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहां का दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप में आए इस अंतर को क्या बोलते हैं? ताप परिसर। सेकंड है वार्षिक तापांतर। जिस प्रकार दिन तथा रात के तापमान के अंतर होता है, उसी प्रकार ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। अतः किसी स्थान के सबसे गर्म अथवा सबसे ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर जो है वो 65.5 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया में स्थित बैखोरियांस्क नाम के स्थान का है, ठीक है। और किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, इंसोलेशन और टेम्परेचर के बारे में, जिसमें हमने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। स्पेशली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ ये स्पेशली जो है एनसीईआरटी वालों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि उनके एग्जाम्स चल रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।